हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग। ठीक है, आज हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंकिंग रेफर्स टू द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, lending the money and providing the financial services such as the fund transfer, investment management, payment processing. It plays a crucial role in the economy by facilitating the financial transactions, supporting the businesses and helping the individual to manage their money. मतलब क्या होता है बैंकिंग का मतलब, बेसिकली बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। बैंक क्या करता है आपका, बैंक आपसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। मान लो आपके पास कुछ पैसे हैं, ओके, और आप पैसे को घर पे रखते हो तो कई बार वो सुरक्षित होते नहीं हैं, गुम हो जाते हैं, चोरी होने का खतरा होता है। तो इस केस में आप क्या करते हो, आप उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। तो बैंक आपसे क्या करता है, उस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं लेंडिंग द मनी। अब जब वो बैंक आपसे पैसे को लेता है तो आपको उस पैसे के बदले में क्या करता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है। लेट से 2%, 2.5% इंटरेस्ट आपको पे करता है। ओके, जब आपको वो इंटरेस्ट पे करता है बेटा, तो उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए कहीं ना कहीं वो पैसे का यूज़ करता है आपका। और यूज़ कैसे करता है, बैंक क्या करता है, उन ज़रूरतमंदों को पैसा देता है। जैसे कोई बिजनेस करना चाहता है, किसी को लोन की ज़रूरत है, उसको पैसा क्या करता है, लोन के तौर पे देता है। और उनसे क्या करता है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। लेट से अगर आपको बोलता है बैंक कि आपको क्या करेगा, बैंक बोलती है कि आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट वो पे करने वाली है। तो वहीं जब बैंक किसी को भी लोन पे पैसा देता है तो उसको 10 से 12% के इंटरेस्ट पे देता है, जिससे क्या हो सके कि वो अपना एक बीच का जो प्रॉफिट है, मान लो ये 3% आपसे बेसिकली आपको इंटरेस्ट देने की बात कर रहा है, और बाहर किसी को जब पैसा देता है तो उससे 12% का इंटरेस्ट लेता है। तो 9% का जो प्रॉफिट है बैंक अपने खुद के लिए बना ले। समझ में आया ना। तो बैंक बेसिकली जो मेजर प्रॉफिट बनाती है, जिस तरीके से बैंक काम करती है, ये वही तरीका है। ओके, और क्या करता है, आपको प्रोवाइड कराता है बेटा फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या होता है, देखो कई बार मान लो कि मुझे पेमेंट करना है, कहीं बड़ा पैसा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो उस टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे को देता है। मेरे को पहले ज़माने में जैसे गवर्नमेंट को चालान वगैरह पे करना पड़ता था तो वो भी देता है। आज के समय में देखो ना, फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक आपको भी देती है। एग्जांपल जैसे बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो देगी आपको, चेक बुक चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको लोन लेना है, आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए, वे सारे क्या करता है, बैंक आपको देता है। ओके, और मान लो कोई घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, उसके लिए आपको पैसे लोन के तौर पर भी ये देते हैं। उसके बाद फंड ट्रांसफर, लेट से आपको बहुत ही हाई अमाउंट पे करना है किसी को, लेट से 1 करोड़ 2 करोड़ या फिर कुछ भी सर्टेन, आप देखते हो ना यूपीआई से पेमेंट करते हो। जब यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपका कोई ना कोई एक्चुअली में बैकएंड पे बैंक अकाउंट का वो अकाउंट लिंक्ड होता है यूपीआई से, जिससे वो पैसा क्या होता है, अल्टीमेटली डिडक्ट होता है या फिर पैसे उसमें रिसीव होते हैं। तो कहीं ना कहीं फंड ट्रांसफर में भी आपका बैंक का बहुत बड़ा भूमिका होता है। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। मतलब आपको कैसे, आपने अगर लेट से बैंक क्या होता था, अभी तो बहुत सारे आपको ब्रोकर देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रो हो गया, जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, आपको अपस्टॉक हो गया, ना जाने और भी न जाने कितने प्रकार के हमारे पास ब्रोकर्स अवेलेबल है मार्केट में। मतलब कितने नाम के अलग अलग ब्रोकर्स अवेलेबल है। लेकिन पहले बैंक ही क्या करती थी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपके यहाँ पे करती थी। या बैंक में ही क्या करते थे, डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करवाते थे। आज भी बैंक में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, एफडी खुलवाना होता है, ठीक है, बहुत सारे पीपीएफ वगैरह होते हैं, उस टाइप के कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट देता है। और फाइनेंशियल सर्विस में एक और चीज़ दे सकते हो, इंश्योरेंस वगैरह भी टाइप का वो करते हैं। आगे आता है पेमेंट प्रोसेसिंग करके देते हैं आपको। मान लो किसी को पेमेंट करना है तो आपके बिहाफ पे वो पेमेंट कर देते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं क्या करता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 का मैंने क्या ले रखा है, प्लान ले रखा है। तो मुझे हर मंथ पे करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट को पैसा, ठीक है ना, वो फ्री तो होता नहीं है बेटा। तो अब वो क्या होता है, वो ऑटो डेबिट पे लगा हुआ है मेरे अकाउंट में। मेरा बेसिकली कार्ड जो है, मैंने बैंक का जो कार्ड है उसको मैंने सेट कर रखा है, क्रेडिट कार्ड को, जिससे क्या होता है, हर महीने के 24 या 25 तारीख को मेरे अकाउंट से सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जो है कट करके माइक्रोसॉफ्ट को चला जाता है। तो वो पेमेंट प्रोसेस करने के लिए भी कहीं ना कहीं बैंक ये काम आती है। एग्जाम्पल दूसरा मैं लेता हूँ, मैंने यूट्यूब प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है। तो यूट्यूब प्रीमियम का जो सब्सक्रिप्शन है, हर महीने के बेसिस पे आपको पे करना पड़ता है, राइट। जब हर महीने पे करते हो यूट्यूब प्रीमियम का, तो मैं जैसे हर महीने के 12 से 13 तारीख को मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो कैसे होता है, बैंक करती है ना, ई मैंडेट को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो पेमेंट प्रोसेसिंग का काम बैंक ही मेरे को करके देती है, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है बेटा, जो बैंक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी के अंदर, जो फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको आसानी से करने में मदद करता है। ये सपोर्ट करता है न जाने बहुत सारे बिजनेसेस को। देखोगे आज भी अगर तुम ही मान लो तुम इस बुक को बाय करना चाहते हो, ठीक है, तुम व्हाट्सएप पे सपोर्ट पे टीम पे बात करते हो, जो नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 6388
556077। इस बुक को तुम बाय करना चाहते हो, इस पे तुम व्हाट्सएप करते हो, जाके बोलते हो सर मैम जो भी हमारे सपोर्ट टीम है उनको बोलते हो कि मुझे ये हार्ड कॉपी बुक चाहिए, कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 10 का हार्ड कॉपी मुझे कलर फॉर्मेट वाला बुक चाहिए। ऑब्वियसली बात है हम लोग कलर फॉर्मेट ही देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बुक कभी डिलीवर नहीं करते आपको। तो उस केस में आपको क्या होता है, वो लोग आपको पेमेंट ऑप्शन देते हैं, आपको बोलेंगे कि भाई फ़ोनपे से पे कर दो, जीपे से कर दो, जो भी है आप पे करते हो। जैसे ही आप पे करते हो उन्हें, तो कहीं ना कहीं ये आपको वेदत को पैसा मिलता है। वेदत फिर क्या करता है, आपको ये पेमेंट भेज देता है, मतलब बेसिकली पेमेंट बोल रहा हूँ, बुक आपको घर पे शिप कर देता है, 2-4 दिनों में आपके घर पे ये बुक मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट किया कि नहीं किया, ठीक है, छोटे बिजनेसेस हैं उनको पेमेंट लेने में एक्सेप्ट किया, हेल्प किया कि नहीं किया। अब वेदत क्या करेगा, जब कुरियर कंपनी वालों को पे करेगा, कुरियर वाले भैया को पे करेगा, तो वो भी ऑनलाइन मोड में पे करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पेमेंट ट्रांजेक्शन है प्रॉपरली हो जाता है। कैश करते हो बेटा तो कई बार आपके पास प्रूफ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हो तो आपके पास प्रॉपरली बैंकिंग ट्रांजेक्शन नंबर जो होता है, ओके, वो भी जनरेट होता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेसेस को बहुत सपोर्टिंग होती है। ओके, आगे बात करता है, ये हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को मैनेज करने में अपने पैसा को। आप कहाँ पे कैश पेमेंट कर रहे हो आपको याद नहीं होता, कई बार हम लोग भूल जाते हैं अनटिल अनलेस हम लोग प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड ना करें हर एक खर्चे को। लेकिन ऑनलाइन में कभी भी तुम पेमेंट करते हो तो उसका एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बन जाता है हमेशा के लिए, तुम चाहो या ना चाहो, तुम 1 रुपये का ही क्यों ना पेमेंट करो, वो प्रॉपरली क्या होता है, हम लोग बैंक में क्या होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पैसों को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हो। समझ में आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक। बैंक की क्या क्या फंक्शंस होता है बेटा। बैंक क्या करता है, पैसा को एक्सेप्ट करता है। अभी ऊपर मैंने बताया है कि मान लो किसी के पास पैसा है और उसको लगता है कि नहीं हमारे घर में पैसा नहीं रखते, तो बैंक बोलती है एक काम करो ना, तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें क्या करूँगा 2%, 2.5% या 3% मान लो इंटरेस्ट मैं तुम्हें क्या करूँगा पे करूँगा। तो तुम्हें भी लगता है अरे यार सही बात है, मेरे पास पैसा अगर घर में रहता तो मुझे वो पैसा, अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये है, तो अगर मैं दरवाजे में या फिर बेसिकली दराज में या फिर लॉकर में अगर मैं रख देता हूँ 100 रुपये, तो वो कल भी 100 रुपये ही रहेगा। और महंगाई जो इन्फ्लेशन होती है वो समय के साथ बढ़ता जाता है। इन्फ्लेशन को अगर शॉर्ट टर्म में मतलब आसान भाषा में समझना तो ये समझो 2018 में मैगी की पैकेट 10 रुपये की थी, लेकिन आज वही मैगी का पैकेट 15 रुपये का आता है। कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी उल्टा कम हो गया। तो मतलब ये जो महंगाई बढ़ रही है उसके साथ साथ पैसे की वैल्यू भी कम होती जाती है बेटा। इस बात को ध्यान देना, जो चीज़ तुम 10 रुपये में खरीद पाते थे आज वही चीज़ खरीदने के लिए तुम्हें 15 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मतलब पैसे की वैल्यू गिर रही है समय के साथ। समझ में आया। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहोगे कि आपके पैसे बढ़े। अगर आप घर में रखोगे तो उस पैसे की वैल्यू कभी भी नहीं बढ़ेगी। तो आप बैंक में क्या करते हो, पैसे को डिपॉजिट करते हो जिस पे आपको कुछ ब्याज मिल पाए, ठीक है ना। जैसे कि आप सेविंग अकाउंट का यूज़ करते हो डिपॉजिट करने के लिए, आप करेंट अकाउंट का यूज़ करते हो, फिक्स डिपॉजिट्स का यूज़ करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट्स का यूज़ करते हो, जिसके बारे में अभी हम लोग नीचे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं बैंक आपको क्या करता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट जो आप खुलवाते हो। जैसे सेविंग अकाउंट में मान लेता हूँ तो वहाँ पे 2 से 2.5% का आपको इंटरेस्ट बैंक पे करता है। तो आपको भी लगता है यार चलो कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा है, घर में रखूंगा पैसे का तो कुछ इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, प्लस घर में खतरा भी होता है, बैंक में तो पैसा सिक्योर भी रहता है आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। प्लस बैंक क्या करता है, आपका पैसा आपसे ले करके वो क्या करता है लोगों को लोन पे देता है, जिससे वो हायर इंटरेस्ट रेट का चार्ज करता है, जैसे 10%, 12%, समटाइम 15%, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को चार्ज करता है। और वो बचा हुआ जो आपका इंटरेस्ट रेट 2-2.5% आपको देता है, और जो बीच का मार्जिन होता है वो अपने प्रॉफिट के तौर पर रख लेता है। इससे क्या होता है, जो पैसा आप अपने घर में रखे रहते हैं वो पैसा इकोनॉमी में आई, ठीक है, इकोनॉमी में आएगा, किसी का काम आएगा, प्लस उस पैसे से पैसा बन रहा है जिससे आपको भी कुछ इंटरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है और बैंक को भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किससे, लोगों से। अगर एक्सेप्ट ना करे डिपॉजिट से, लोगों से पैसा ना ले बैंक, तो फिर बैंक के पास खुद का पैसा इतना नहीं है कि वो लोगों को लोन बांट सकेगा। तो बैंक का पहला फंक्शन क्या होगा बच्चों, याद रखना, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं लेंडिंग मनी। दूसरा, पैसा लेगा तो देगा ना, अभी बताया ना कि जब बैंक क्या करता है पैसा आपसे लेता है तो अपने पास नहीं रखता, वो फटाफट से लोगों को लोन पे देता है, जिससे क्या हो सके वो इंटरेस्ट और भी ज़्यादा कमा पाए। और वो ज़्यादा इंटरेस्ट कमाता है तो अपना मार्जिन काट करके आपको फिर क्या करता है, बचा हुआ कुछ पैसा आपको भी देता है, जिससे आप भी खुश, बैंक भी खुश, दोनों का काम हो जाता है। हाँ, यहाँ पे याद रखना, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपका इंटरेस्ट 0% होता है, लेकिन बैंक रिस्क लेता है। बेसिकली जब आप पैसा क्या करते हो बैंक में डिपॉजिट करते हो, फिर मैं बता रहा हूँ, तो आप पे रिस्क नहीं होता। मतलब मैंने लेट से 100 रुपये क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फर्दर ये 100 रुपये क्या किया, बाहर किसी को लेंड कर दिया, मतलब लोन के तौर पे दे दिया, ठीक है ना। तो मैं कल होकर के जाके एसबीआई से मैं 100 रुपये मांगूंगा तो एसबीआई को 100 रुपये देना पड़ेगा, प्लस इस पर जो भी इंटरेस्ट लगने वाला है बेटा वो भी देना पड़ेगा। लेट से मैं बोलता हूँ 2% का अगर इंटरेस्ट लगता है तो एसबीआई को मुझे कल होकर के 102 रुपये देने पड़ेंगे। बट
अगर मान लो यहाँ पे मिस्टर जेड है, हमारा मिस्टर जेड है, और ये क्या करता है, एसबीआई क्या करता है, इसको 100 रुपये का लोन देता है और कल हो करके इस पर 12% का इस पर लेट से इंटरेस्ट लगा हुआ है, यानी कि मिस्टर जेड को 112 रुपये पेमेंट करने हैं वापस में। लेकिन मिस्टर जेड क्या करता है, इस पैसे को लेकर के भाग जाता है, फुर हो जाता है। क्या हो जाता है? फुर हो जाता है, पैसे को लेकर भाग जाता है। तो उस केस में एसबीआई ये मुझे नहीं कह सकता कि भैया मैंने किसी को पैसा दिया था और वो पैसा लेके भाग गया, इस वजह से आप अपना पैसा मुझसे नहीं ले सकते। ऐसा कभी भी एसबीआई नहीं करेगा, बल्कि एसबीआई चाहे जहाँ से जुगाड़ करे, बस वो मुझको वो पैसा ला करके देगा। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने किसको बाहर दिया, उसका पैसा डूबा बचा, आई रियली डोंट केयर। और इसी रिस्क को जो एसबीआई क्या करता है, बियर करता है बेटा। आपको पता है ना, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रिस्क को जो एसबीआई बियर करता है, इसके बदले में ये मार्जिन लेता है। मार्जिन बेसिकली अपना प्रॉफिट बुक करता है। क्या बोलते हैं? अपना प्रॉफिट लेता है। प्रॉफिट कैसे होता है सर? अब देखो 12% का इंटरेस्ट ये क्या कर रहा है, मिस्टर जेड से ले रहा है, और पे कितना कर रहा है, आपको 2% का इंटरेस्ट पे कर रहा है। मतलब एसबीआई को 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 10% का प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 10% के लिए रिस्क ले रहा है। समझ में आया? चलो, बैंक ये प्रोवाइड कराते हैं लोन इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, गवर्नमेंट्स को, बहुत सारे पर्पस के लिए। ध्यान देना बेटा, गवर्नमेंट्स को भी लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये कभी भी मत समझना कि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब गवर्नमेंट को लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गवर्नमेंट है बेटा, उसको भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जैसे पर्सनल नीड है, आपको अगर पर्सनल जैसे गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, कई बार देखोगे मोबाइल फ़ोन्स बाय करने, वो भी आपको क्या मिलता है, लोन पे मिल जाता है, ठीक है ना। फिर बिजनेस एक्सपैंड करना है, अगर मान लो कि मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए लोन चाहिए, उसके लिए भी बैंक लोन देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, जैसे रोड बनाने, पुल बनाने, खुद की एक बड़ी सी अपार्टमेंट में बनाना चाहता हूँ, शॉपिंग मॉल बनाना चाहता हूँ, मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे बिजनेस करना है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहलाता है। आगे बात करते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। याद रखना, बैंक हेल्प करता है आपको डिजिटल और फिजिकल ट्रांजेक्शन करने में। जैसे कि आप मान लो चेक से पेमेंट कर सकते हो, आपने चेक देखा होगा ना, चेक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र जैसे एनईएफटी का आता है, ठीक है, एनईएफटी आता है आपके पास, आरटीजीएस जैसे सिस्टम्स आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हेल्प करता है। उसके बाद आपको यूपीआई देखने को मिलता है, जिसमें आप देखते हो फ़ोन पे वगैरह के थ्रू पेमेंट करते हो, तो वो आपके यूपीआई जैसे ही होते हैं, मतलब यूपीआई होता है और वही पेमेंट आपको करवाता है। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। याद रखना, बैंक ऑफर करता है आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो बैंक के थ्रू, आप वहाँ पे एफडी खुलवा सकते हो। बैंक आपको इंश्योरेंस ऑफर करता है, आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर करता है। याद करो, जब मैंने पढ़ाया था सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, तो उसमें मैंने बॉन्ड्स या डिवेंचर्स के बारे में डिस्कस करा था काफ़ी डिटेल में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स क्या होता है, गवर्नमेंट इशू करती है जब गवर्नमेंट को पैसा की ज़रूरत होता है, और गवर्नमेंट इस पर आपको क्या करती है, पर्टिकुलर अमाउंट का क्या करती है, आपको इंटरेस्ट रेट पे करती है। लेकिन जब कंपनी इशू करती है तो उसको डिवेंचर्स बोलते हैं। अधिक जानकारी के लिए जरूर से वो वीडियो देखना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस आपके सामने नहीं कर सकता। मैंने एक बार ऑलरेडी कर दिया, क्योंकि ये वन शॉट लेक्चर है, रिवीजन पर्पस है, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। चलो आगे बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज क्या होता है। मान लो देखो, फॉरेन एक्सचेंज सर्विस क्या होता है, जैसे मैं हूँ, ठीक है ना। लेट से मैं अपना नाम लिख देता हूँ, अंकित, ठीक है, ये मैं हूँ, ओके। मुझे क्या करना है, मुझे लेट से लंदन जाना है, ठीक है, लंदन जाना है, ओके। लंदन जाना है, तो आपको पता है मैं इंडिया में रहता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत नया बात बता दिया सर आपने, ठीक है ना। तो इंडिया में देखोगे बेटा रुपीज़ चलता है, इंडियन रुपीज़ चलता है। लेकिन लंदन में बेटा ऐसा नहीं चलता है, वहाँ पे पाउंड चलते हैं। क्या चलते हैं? पाउंड चलते हैं, ठीक है। अब पाउंड जब चलता है बेटा और इंडिया में रुपी चलता है, जब मैं लंदन जाऊँगा तो मैं गांधी जी तो नहीं दिखा पाऊँगा, ओके। वहाँ पर बोलेंगे क्या पागल हो गया है तुम, गांधी जी दिखाता है, ओके, तुम हमारे फाउंड दो, गांधी जी मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे वो बोल सकते हैं मेरे को, तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, अपने बैंक, लेट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारा लंच ब्रेक वाले बैंक के पास जाऊँगा, बोलूँगा थोड़ा सा लंच ब्रेक छोड़ दो और मेरे पास एक काम करो, मुझे यूके जाना है, ओके। तो तुम मुझसे क्या करो, लेट से 1 लाख रुपये है, ये ले लो और उसके बदले में मुझे पाउंड्स दे दो, सो डैट कि मैं जब लंदन जाऊँगा तो मुझे पाउंड्स में, मतलब वहाँ पे लोकल जो करेंसी है, मैं उसमें पैसे को खर्च कर सकूँ और वहाँ के जो सर चीज़ें हैं जो मुझे लगती है रिक्वायरमेंट वाली, जो भी चीज़ें मैं बाय कर सकूँ, ओके। तो एसबीआई ही वो काम करेगी और मेरे को फॉरेन एक्सचेंज देगी, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी से है बेटा, ठीक है ना। बैंक फैसिलिटेट करती है करेंसी एक्सचेंज और इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन्स। क्या करवाती है बैंक? इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो करवाती है। मान लो कि मैंने क्या करवाया, जर्मनी से एक कार इंपोर्ट करवाई, ठीक है। तो जर्मनी में भी वहाँ पे यूरो चलता होगा, ठीक है, जर्मनी की अपनी लोकल करेंसी चलती होगी, तो मुझे वहाँ पे पेमेंट करना, तो मैं एसबीआई के थ्रू ही पेमेंट करूँगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ ना, मैंने कहीं ना कहीं विदेश से माल मंगवाया। देखोगे हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बहुत बिजनेसेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंगेज होती है, तो वो कैसे कर सकती हैं?
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो वो फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज से ही कर पाती हैं। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। कहीं ना कहीं बैंक आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस देता है, आपको गाइडेंस देता है कि सर आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आप वेल्थ मैनेजमेंट से हेल्प करता है कि आप देखो रिस्क आप इतना लेना चाहिए। देखो हर एक इंसान की ना जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क ही नहीं ले पाते, बहुत कमज़ोर दिल के होते हैं। तो उन अपने पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करें वो हेल्प भी आपको बैंक करता है सर, ठीक है। जिन लोगों की बहुत कम रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो वो एफडी करवा लेते हैं। जिनको लगता है कि नहीं सर थोड़ा बहुत रिस्क चलेगा तो वो म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं आज कुछ तूफानी करना है तो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो ये आपको बैंक बताता है, जनरली बैंक ही नहीं बताता बल्कि आपको बहुत सारे जैसे सीए हो गए, आपको सीए भी हेल्प करता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे काम करते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं जो एमबीए फाइनेंस में करके रखते हैं, वो लोग भी करते हैं। बट हाँ, बैंक भी ये काम करता है। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो बेटा, बैंक जनरली देखोगे ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेंट्रल बैंक, दूसरा होता है कॉमर्शियल बैंक। ध्यान देना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक होता है सेंट्रल बैंक, दूसरा होता है कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ध्यान देना, एक कीवर्ड है, आपको एमसीक्यू में पूछेगा। ओके, तो ये एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का जो रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को। क्या करता है ये रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को और कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को और इशू करता है करेंसी को। मतलब कि पूरे बैंक को, मतलब ये कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। ये मनी सप्लाई को देखता है कि कंट्री में पैसा कैसे सप्लाई हो रहा है, कितना करना और कितना नहीं। और ये करेंसी भी छापता है। जैसे देखोगे हमारे यहाँ 500 के नोट हो गए, 10 के नोट हो गए, 20 के नोट हो गए, वो सारे क्या होता है ये सेंट्रल बैंक ही छापता है। और हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा बैंक है? उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है ना। हर एक देश में अपना अपना रिजर्व बैंक होगा। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान रिजर्व बैंक होगा, खैर छोड़ दो, वो भिखमंगिया तो उनको यहाँ बैंक हो या ना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो अमेरिका में वहाँ पे आपको फेडरल रिजर्व देखने को मिलता है। तो हर एक कंट्री में अपने अपने बैंक से, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। क्लियर है? इस बात को ध्यान देना, ये मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम ये करते हैं। आगे बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है? वो जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एक बात याद रखना, नॉर्मल पर्सन क्या इस बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है क्या? तो आंसर नो, नॉर्मल पर्सन इस बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकती। ये बैंकों का बैंक है, इसको क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक बोलते हैं। इस बात को याद रखना, बैंकर्स बैंक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, ये लोग अपने अकाउंट यहाँ पे मैनेज करते हैं। मतलब इन सबके पापा हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे इंडिया पाकिस्तान का पापा है ना बेटा, बिल्कुल वैसा। चलो आगे बात करती है फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स को, ग्रांट करते हैं लोन को, ऑफर करते हैं पेमेंट को। जो भी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना बेटा, आप जो भी बैंक देखते हो मार्केट में आपके सामने, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आप एक्सिस बैंक देख लो, आप पंजाब नेशनल बैंक देख लो, आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो, ठीक है ना। आप बैंक ऑफ इंडिया देख लो। बैंक ऑफ इंडिया बेटा कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कॉमर्शियल बैंक है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक रिजर्व बैंक है। याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक का नाम है जो कि कॉमर्शियल बैंक है। समझो, इस बात को ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉमर्शियल बैंक है और ये सेंट्रल बैंक का मतलब बेटा ये अलग है। यहाँ पे मेरा मतलब आरबीआई से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। कैनरा बैंक देख लो आप, ठीक है, कैनरा बैंक आपको ऑप्शन में मिलता है। तो इतने सारे जितने बैंक आपने नाम सुने, बंधन बैंक और न जाने उत्कर्ष फाइनेंस बैंक जो भी है, तो ये सारे क्या हैं? कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग थोड़े बहुत टाइप्स भी देखने को मिलते हैं। मेजर ये दो टाइप होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप होता है इंडस्ट्रियल बैंक, जो इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए बनते हैं। ये टर्म लोन देते हैं, प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं। जैसे बिजनेसेस होती है, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स लगाती है ना, तो उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडस्ट्रियल वेंचर्स में। और ऑब्वियस ये बात है, आज के समय में ये काम भी यही लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडस्ट्री, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, इसका नाम है इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ कुछ करके है नाम है। रुको, आईसीआईसीआई बैंक का मैं आपको फुल फॉर्म दिखाता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ओके, ध्यान देना, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक का देखोगे यहाँ पे फुल फॉर्म अगर मैं आपके सामने सर्च करूँ तो देखो इसका नाम क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब बताओ, इंडस्ट्रियल बैंक है। असल में आईसीआईसीआई बैंक का शुरुआत हुआ था एज ए इंडस्ट्रियल बैंक, बट आज ये कॉमर्शियल बैंक के तौर पे काम करता है। मतलब ये नॉर्मल लोगों को भी सर्विस देता है। इवन एचडीएफसी का भी देखो, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाम है।
तो HDFC बैंक का भी वैसा ही सिस्टम है। तो इसलिए मैंने बोला कि मेजर दो ही टाइप होते हैं, एक सेंट्रल, दूसरा कॉमर्शियल। उसके बाद ये जो मर्चेंट बैंक हो गया, जैसे एक्विजिशन फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का काम करके देते हैं। जैसे आप देख लो गोल्डमैन स्नैच हो गया, जैसे यूएसए का ये बैंक है, ठीक है ना, ओके, मर्चेंट बैंकर है, सॉरी बड़ा सा बैंकर है। मॉर्गन स्टैंगली हो गया, ये भी यूएसए का है। तो इंडिया में ऐसा नहीं, ये सारे काम फिर यही हमारे कोटक महिंद्रा वगैरह सारे यही कर लेते हैं, ठीक है ना। हमारे ये लोग भाई सब बोलो को बैंकों के ऑलराउंडर, ये लोग ऑलराउंडर है, सारे काम करते हैं। बट एक टू बी स्पेसिफिक कोई बच्चा पूछे कि सर ये लोग काम करते, कोई एक बैंक बता दो केवल इसी में काम करता है। तो जैसे गोल्डमैन स्नैक्स हो गया, आपका स्नैक्स हो गया, सॉरी गोल्डमैन स्नैक्स नाम है जो भी है, मॉर्गन स्टैंगली हो गया, ये सारे जो हैं तुम्हारे मर्चेंट बैंकर्स के कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अंडर राइटिंग और काम देते हैं, कॉर्पोरेट एडवाइजरी का काम देते हैं, मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड काम करते हैं। जब देखती हो ना एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है तो उसको मर्जर कहते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। लेकिन जब दो कंपनी मिल जाते हैं आपस में तो उसको मर्जर बोलते हैं। आप सर एग्जांपल बता देते तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना। क्या हुआ, एक कंपनी थी वोडाफोन, ठीक है, दूसरी कंपनी थी आइडिया, ये दोनों मिल गए, बन गए वोडाफोन आइडिया। ये हो गया बेटा मर्जर, क्या बोलेंगे इसको, मर्जर बोलेंगे, ओके। लेकिन परचेसिंग का एग्जांपल लेना है मुझे, तो एक है फ्लिपकार्ट, ठीक है, एक कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसको वॉलमार्ट ने क्या कर दिया, परचेस कर लिया, ठीक है ना, ओके। वॉलमार्ट ने क्या कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्विजिशन, क्या हो गया, एक्विजिशन, समझ में आया, ओके। अंडर राइटिंग क्या होता है, मान लो कोई कंपनी मार्केट में अपना शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है ना, तो ये सेबी का रूल है कि 90% शेयर आपके कम से कम बिक जाने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो किस केस में अगर 89% शेयर बिके तो आपकी इशू कैंसिल हो जाएगी, आप अपने शेयर को इशू नहीं कर पाओगे, जिन लोगों से भी आपने पैसा लिया एडवांस सबको वापस करना पड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो कंपनियां क्या करती है, एक अंडर राइटर को अपॉइंट करती हैं। अंडर राइटर का काम क्या होता है कि 90% से कितना भी कम अगर शेयर लोगों ने बाय किया ना, तो उस 90% को पहुंचाने का काम इसका होता है। काइंड ऑफ इंश्योरेंस कह लो। मान लो कि 90% लोगों ने परचेज करना चाहिए था लेकिन केवल 80% लोगों ने बाय करा है, तो ये 10% क्या करेगा, अपने से बाय कर लेगा, जिससे क्या होगा 90% का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए और मार्केट में शेयर इशू हो सके। समझ में आया, तो इसको अंडर राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर राइटर, ठीक है। चलो आगे आता है एग्रीकल्चर बैंक। तो एग्रीकल्चर बैंक गांव वगैरह में देखो कि जैसे नाबार्ड आपको देखने को मिलेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखना इसका नाम, ठीक है। ये सीड्स वगैरह खरीदना होता है जो किसानों वगैरह को, इरिगेशन फार्मिंग रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके लिए पैसे फंड करते हैं, ठीक है। तो नाबार्ड आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। फिर कोऑपरेटिव बैंक देखते हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस वगैरह को सपोर्ट करता है। ये अपने मेंबर को ही जनरली ज़्यादातर ये बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं, आउटसाइडर वगैरह को नहीं देते। तो जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो जाते हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। दो टाइप के बैंक होते हैं, जो शहरी क्षेत्र में बनाए जाते हैं अर्बन हो गए, रूरल क्षेत्र में बनाते हैं रूरल हो जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, ये कुछ लोग है, सर्टेन ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, ये कोऑपरेटिव बैंक को खोलते हैं, चलाते हैं, खुद ही पैसा डिपॉजिट करते हैं, उन्हीं में से जिनको ज़रूरत पड़ती है वो ले लेते हैं। तो ये खुद का घर का बैंक होता है इनका, ठीक है। तो वैसा सा होता है इनका सिस्टम कुछ। चलो आगे बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, ये खुद पढ़ लोगे, ठीक है, सेल्फ आपको पढ़ना है, ओके। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सर सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या है, तो याद रखना, 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, ये जो कुछ सिक्के वक्के वाला जो डिपार्टमेंट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, ये सिक्कों को इशू करती है। लेकिन इसके अलावा जितने नोट तुम देखते हो, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ये सारे आरबीआई जो होते हैं ना, हमारी सेंट्रल बैंक जो होती है, यही क्या करती है, इशू करती है। मतलब सर घर में हम लोग नोट नहीं छाप सकते, बिग नो, करना मत, कानूनी जुल्म होता है, जेल चले जाओगे, ज़िंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ये पैसा छापने का काम क्या करती है, रिजर्व बैंक करती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है कि देश में किस तरीके का मॉनेटरी पॉलिसी चलना चाहिए जिससे हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। अभी रिसेंटली कोविड बीता है, तो हमारे देश में क्या हो गई थी, इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब होने लगी थी, ठीक है। लोग काफ़ी डर गए थे इकोनॉमिक कोविड के टाइम में, तो बैंक ने क्या किया, उस समय इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया था, जिससे क्या हो सके लोगों को लोन बहुत आसानी से मिल जाए। और जब लोन आसानी से मिलेगा तो लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट में पैसा आएगा, जिससे लोग क्या करेंगे, लोगों को जॉब मिलेगी, लोग खरीदारी करेंगे, तो इकोनॉमी चल पाएगी। और कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था, तो इस केस में आरबीआई ने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिससे लोगों के हाथ में आसानी से पैसा ना आए, जिससे जो इन्फ्लेशन हो गया था, लोग बेमतलब का फिजूल खर्ची कर रहे थे, वो खर्ची थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है ना। रेगुलेट करने के लिए लिक्विडिटी इन द मार्केट, लिक्विडिटी का मतलब पैसा, मनी,
ठीक है ना। लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होता है तो फिजूल के खर्चे ज़्यादा करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, पैसे ही कम दो लोगों को, सीधी बात। लोन मिलेगा नहीं, बिजनेसेस लोन लेते हैं तो लोन मिलेगा नहीं, प्लस लोगों को बोला जाता है तुम्हारे पास पैसा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, एक काम करो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। लोग जनरली 2.5% मिलता है ना, तुम्हें 5% दूंगा, चलो फटाफट से पैसा मेरे पास जमा कर दो। अब लोग भी सोचेंगे ना यार कि पैसा खर्च दूंगा तो ये पैसा वेस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जमा कर दूँ तो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इस चक्कर में लोग अपना खर्च कम कर देते हैं, ठीक है ना। जब खर्च कम करेंगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, जब पैसा कम जाएगा धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करके देते हैं, ठीक है ना। पैसा को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, बाहर जा रहे हो तो पैसा वगैरह आपको ये आरबीआई की परमिशन से ही मिल पाता है, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में आता है तो बहुत मतलब हमारे देश के लिए अच्छा होता है, तो ये उसको मैनेज करता है। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलता है, मतलब कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है सर तो आप किसके पास जाएंगे, हमारे बैंक के पास जाएंगे, बैंक में जैसे एसबीआई वगैरह कॉमर्शियल बैंक। लेकिन जब बैंक की फट जाएगी, मतलब इनको जब लोन की जरूरत पड़ेगी तो ये कहाँ जाएंगे, तो ये मम्मी के पास जाएंगे, आरबीआई के पास, मतलब पापा के पास, ठीक है ना। ओके, तो आरबीआई ही क्या करेगा, इनको लोन देता है। इवन बेटा गवर्नमेंट को भी लोन की जरूरत पड़ती है तो वो भी आरबीआई के पास जाते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे बस एक ही बंदे का अकाउंट चलता है, वो है गवर्नमेंट का, प्लस ये जो बैंक है उनका। हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं, गरीब लोग हैं इस टाइप के, वो इसी बैंक में जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो गवर्नमेंट का भी बैंकर के तौर पे ये काम करते हैं। ये क्रेडिट पे भी कंट्रोल रखते हैं, किसके थ्रू, सीआरआर के थ्रू, जिसका फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर बोलते हैं चौथा हमारे पास रेपो रेट, पांचवा हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको भी मैं नीचे डिस्कस करूंगा, तो अभी डोंट वरी। इससे क्या होता है, बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इकोनॉमी की ग्रोथ को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाने की इससे कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे आता है प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब क्या होता है, आरबीआई प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय द इंश्योरिंग द बैंक सर्विस रीच द रूरल एंड अनबैंक्ड एरियाज। मतलब आरबीआई कोशिश करती है कि बैंकिंग सर्विसेज आपको गांव क्षेत्र में जहां पे बैंक नहीं है, कुछ दूर दराज के जो इलाके होते हैं जहां पे बैंक जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, वहां पे भी बैंक प्रोवाइड कराया जाए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तौर पे एंड डिजिटल बैंकिंग इनिशिएटिव्स के तौर पे भी होता है। जैसे आज के समय देखो डिजिटल रुपी का भी कॉन्सेप्ट हमारे देश में आ रहा है, ठीक है ना। डिजिटल रुपीज़ का भी कॉन्सेप्ट आया है, रेगुलर क्लासेस में ये सब चीज़ों को मैं समझाता हूँ कि डिजिटल रुपीज़ क्या होता है वगैरह वगैरह, बट ये दिस इज़ अ वन शॉट रिविजन, सो आई कैन नॉट गो बियॉन्ड माई लिमिटेशन। मेरे को पता है कि मेरे को यहीं पर रख के पढ़ाना है, सो डैट कि वीडियो कम समय में ज़्यादा वैल्यूबल बने आपके लिए। बट हाउएवर रेगुलर क्लासेस में मैंने पढ़ाया होगा तो बच्चे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो कंट्रोल ओवर द क्रेडिट, कैसे आरबीआई रेगुलेट करती है क्रेडिट को, बेसिकली समझो क्या होता है। अब देखो आरबीआई क्या होती है, यहाँ पे यहाँ पे रेगुलेट करती है इन्फ्लेशन को, कैसे, ये कंट्रोल करती है बैंक को। बैंक बेसिकली कठपुतली है, ठीक है। अब बैंक क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, समझो इस बात को। अगर मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर जी, ठीक है, याद रखना। इनके पास 1 लाख रुपए है, ओके। अब ये पैसा खर्च कर रहे हैं मार्केट में, पैसा पूरा मान लो 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, इनके पास पैसा अब जीरो हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे पैसा मांगने के लिए, बैंक फिर से इनको 1 लाख रुपए दे देगी, फिर ये मार्केट में खर्च करेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर 1 लाख लाएंगे, फिर खर्च करेंगे। तो मतलब क्या होगा, ये दबा के पैसा खर्च कर रहे हैं और इस चक्कर में बहुत सारे खर्चे फिजूल के करेंगे, ठीक है, जिससे मार्केट में बहुत पैसा आएगा। अब आपको पता है जब मार्केट में पैसा आता है तो लोग ना ज़्यादा दाम दे के भी चीज़ें बाय करने लगते हैं, ओके, खुद को अमीर दिखाने के लिए, जिससे क्या होता है मार्केट में आर्टिफिशियली इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाती है, चीज़ें बहुत महंगी होने लगती हैं और ये कभी भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या बोलेगी बैंक को कि काम कर भाई, जो तू लोन बांट रहा है ना उसको रोक दे, मत बांट। अब क्या होगा, जब ये बंदा वापस से जाएगा बैंक के पास लोन लेने के लिए, बैंक बोलेगी अब पैसा नहीं दे सकता, ठीक है, आरबीआई ने मना कर दिया है भाई साहब, अभी बंदे के पास पैसा नहीं है। अब सोचेगा यार मेरे पास तो लिमिटेड पैसा 1 लाख पिछला पड़ा हुआ है, अब मैं खर्च नहीं करूँगा। अब जब मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, लोग फिजूल के खर्चे नहीं करेंगे, तो लोगों के पास पैसा बचेगा। प्लस बैंक को आरबीआई ये बोलेगी कि काम कर, उसको बुला, इस छपड़ी को बुला, मिस्टर जी को, अब बोल कि तेरे पास जो पैसा है ना जमा कर दे, इस पर इंटरेस्ट रेट और भी ज़्यादा मिलेगा, जिससे क्या हो सके वो पैसा अपने पास भी ना रखे बल्कि उल्टा बैंक में जमा कर दे, क्योंकि अपने पास आएगा तो फिर मान लो खर्च कर दिया तो बैंक में जमा करवा, इससे अब लोग क्या करेंगे, पैसा यहाँ पे जमा कर देंगे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलने के कारण। अब जब बैंक में कर देंगे तो इनके पास हाथ में पैसा बचेगा नहीं, तो ज़्यादा फिजूल के खर्च करेंगे, तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी वो सस्ती होनी स्टार्ट हो जाएगी,
क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड कम हो गई। इकोनॉमिक्स का रूल क्या कहता है बेटा, जब भी डिमांड बढ़ेगी कोई चीज़ की तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। मतलब सर कोविड का टाइम याद करो, सैनिटाइजर की अचानक से डिमांड बढ़ गई, प्राइस देखो सैनिटाइजर का बहुत बढ़ गया था। लेकिन जैसे डिमांड कम हो गई कोविड जाने के बाद, देखो आज प्राइस भी बहुत कम हो गया, सैनिटाइजर का आप कोई खरीदता भी नहीं है, ऐसा दशा हो गया। तो बिल्कुल वही सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बैंक जो है ये क्या करेगी, इनको अब पैसा इनका ले लेगी, तो अब मार्केट में पैसा फिजूल के नहीं जाएंगे। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे जो इन्फ्लेशन बढ़ गई थी वो धीरे धीरे आराम आराम से कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब ये कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं, जैसे बोलते हैं बैंक रेट पॉलिसी। पहला आता है हमारे पास बैंक रेट पॉलिसी। ध्यान देना, बैंक रेट क्या होता है, एक रेट इन विच द आरबीआई लेंड द मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। मतलब अब मान लो, समझो कोई चीज़ मैं 100 रुपये में बना रहा हूँ, ठीक है, और इस पर 10 रुपये का प्रॉफिट लगाता हूँ, तो मैं तुम्हें 110 का बेच सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर मान लो कोई चीज़ मैं 120 का बना रहा हूँ और मैं इस पर फिर 10 रुपये का प्रॉफिट डाल रहा हूँ, तो अब मैं तुम्हें कितने का बेचूंगा, 130 रुपये का बेचूंगा। मतलब सर पहले आपको जो चीज़ 110 का मिल रही थी अब वही 130 का मिल रही है, क्योंकि सर इसकी कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो बढ़ गया। वैसे ही जो बैंक होता है ना बेटा, ये बैंक पब्लिक से तो पैसा डिपॉजिट करवाती ही है, लेकिन ये आरबीआई से भी पैसा उधार पे लेती है, ठीक है ना। क्योंकि पब्लिक समटाइम्स पैसा निकाल भी लेती है ना। अब सोचो ना, तुमने क्या किया, बैंक में 2000 रुपये जमा किया, ओके, और घर पे आके यूपीआई से किसी को पेमेंट कर दिया 2000, तुम्हारे अकाउंट में पैसा बचा ही नहीं। अब बैंक बेचारा क्या करे, किसी को लोन देता, उससे पहले तुमने उस पैसे का इस्तेमाल कर दिया। तो ये बैंक क्या करेगी, आरबीआई से भी लोन लेती है। अब आरबीआई क्या होता है, आरबीआई जब लोन सस्ते रेट पे देगी, लेट से सॉरी, अगर आरबीआई बैंक को लेट से 5% इंटरेस्ट पे लोन देती है, तो ये बैंक अगर मान लो 100 रुपये का लोन ले रखी है तो 5% इंटरेस्ट पे करेगी, मतलब 105 रुपये का इसका कॉस्ट पड़ा। अब यही बैंक आपको बोलती है कि आपसे वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगी, मतलब बैंक आपको जब 100 रुपये देगी तो आपसे 10 रुपये बदले में लेगी, मतलब 110 रुपये आपसे पूरा लेगी। जिससे क्या होगा, 105 रुपये बैंक वापस कर देगी, 5 रुपये बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा, होगा ना। लेकिन सोचो आरबीआई इसी को 105 रुपये के बदले 10 रुपये का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दे, तो 110 रुपये अब आरबीआई वापस लेगी, और वहीं ये भी 10% आपसे चार्ज कर रहा है, तो अब आपसे ये 120 रुपये लेगा। समझ में आ रहा है। तो आप पहले सोचते थे कि सर ये पहले लोन तो मेरे को सस्ता मिल रहा था, पहले मुझे बदले में सिर्फ केवल 10 रुपये देना पड़ रहा था, लेकिन अब मुझे 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब इतनी महंगी लोन हो गई, अब मैं नहीं लेना चाहता लोन। होता है ना, चीज़ें जब महंगी होती है तो हम लोग नहीं बाय करते हैं, तो लोग बाय नहीं करते, जिससे क्या होगा, ज़्यादा लोन लोग नहीं लेंगे, और जब लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में पैसा खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा कम जाएगा। जब कम पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन थोड़ी एडजस्ट हो जाती है। समझ में आया। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट मेक द बोरिंग कॉस्टली एंड रिड्यूसिंग द क्रेडिट सप्लाई, ठीक है, वाइल द डिक्रीजिंग द बैंक रेट इनकरेज द बोरिंग एंड क्रेडिट एक्सपेंशन। अब मान लो कि आरबीआई को लगता है कि नहीं यार, कोविड का समय आ गया, लोग बहुत डर गए हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है आरबीआई वापस 110 रुपये इंटरेस्ट से 5 रुपये कर दे, या 2.5 रुपये कर दे, या 2 रुपये कर दे। तो जब फिर और सस्ता में पड़ेगा लोन तो लोग और दबा के लोन लेते हैं, जिससे मार्केट में पैसा फिर से आ जाता है। और पैसा जब आएगा, क्योंकि देखो कोई भी पैसा बंदा लोन के तौर पे ले वो खर्चेगा मार्केट में, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि वो जेब में लेके बैठेगा, क्योंकि उसे इंटरेस्ट देना है, वो बिजनेस करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। जब बिजनेस करेगा तो सप्लायर को पेमेंट करेगा, स्टाफ को हायर करेगा, रेंट पे करेगा प्रीमाइसेस का, तो अल्टीमेटली वो पैसा मार्केट में तो आना ही है, ठीक है। लोगों की इनकम होगी, ठीक है, जैसे सप्लायर का इनकम बढ़ेगा, ठीक है, आप स्टाफ को रखते हो तो स्टाफ की सैलरी चलेगी, आप रेंट देते हो तो अल्टीमेटली इस तरीके से मार्केट में पैसा आने लगता है। ओके, समझ में आया। आगे बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये वो परसेंटेज होता है जो बैंक अपने पूरे डिपॉजिट को आरबीआई के विदिन द आरबीआई इन कैश के तौर पे रखती है। जो हायर द सीआरआर रिड्यूस द बैंक लेंडिंग कैपेसिटी एंड कंट्रोल द इन्फ्लेशन वाइल द लोअर द सीआरआर विल क्रेडिट अवेलेबिलिटी। मतलब क्या होता है, पहले इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, ध्यान देना। सेम सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें अलग है। इसमें जैसे लोन का परसेंटेज था ना, ओके, जिसको बैंक रेट बोलते हैं, बैंक रेट पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, यहाँ पे बैंक आरबीआई बैंक को बोलती है कि लेट से तूने 100 रुपये डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, ठीक है, लोगों से, पब्लिक से। किससे एक्सेप्ट किया है सर, पब्लिक से, ओके। तो तू क्या करेगा, इस 100 का 100 रुपये लोगों को लोन के तौर पे नहीं देगा, तू सिर्फ 80 रुपये देगा, ठीक है ना। 20% तू अपने पास रख, ठीक है, या समझ में आ रहा है। 20% तू क्या करेगा, यहाँ पे
आपको अपने पास रखना पड़ेगा। द बैंकर्स टोटल डिपॉजिट दैट मस्ट बी केप्ट विद द बैंक विद द आरबीआई इन कैश। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आरबीआई बोलेगी तू 100 रुपये जो डिपॉजिट लिया है तो 80 रुपये लोन के तौर पे दे दे, लेकिन तू 20 रुपये क्या करेगा, आरबीआई को जमा कर दे, आरबीआई को दे दे। जिससे क्या हो, तू 100 का 100 लोगों को बांट नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, मार्केट में कम पैसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कम पैसा आ जाएगा, जिससे फिर अगेन वही इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। लेकिन कोविड जैसा सिनेरियो है तब आरबीआई बोलती है कि नहीं यार, लोगों को पैसा की बहुत ज़रूरत है, तो एक काम करते हैं, तू ये 20% मत दे, मेरे को 2% दे दे, यानी 100 रुपये में 2 रुपये मेरे को जमा कर दे, अब बाकी तो एक काम कर 98 रुपीज़ क्या कर दे, मार्केट में रिलीज कर, जिससे मार्केट में पैसा ज़्यादा जाए और एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक वाली जो होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होते हैं वो प्रॉपर्ली हो पाए। ठीक है, और जो इन्फ्लेशन, जो डिफ्लेशन होने जा रहा था वो ऐसा ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमी ही डेड हो जाए, कुछ खरीद बिक्री नहीं कर रहा, लोग घर में छुप गए तो फिर देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डूब जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो भी गलत है, कम हो गई तो बहुत ज़्यादा गलत है, तो बैलेंस होना चाहिए। हम लोग जो छोटे थे ना, तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे पीएच लेवल। तो यहाँ पे क्या होता था, पीएच का लेट से ये पीएच 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये एसिडिक लेवल कहा जाता था। बोलते थे कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक लेवल है, और ये 10 तक यहाँ पे होता था, ये तुम्हारा 10, 12 तक होता था, ये बोलते थे बहुत बेस होता है। तो सबसे बेस्ट माना जाता था कि 7 वाला जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, पीएच लेवल अगर आपने पढ़ा हो तो याद करो। ठीक है, तो बेसिकली बोला जाता है कि ना एसिडिक अच्छा ना बेसिक अच्छा, आप बीच के रहो। ठीक है ना, ओके ओके, समझ में आया। चलो आगे बात करते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये परसेंटेज होता है जो बैंक अपना बोलते हैं ना, बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट मस्ट बी मेंटेन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड अप्रूव बाय द सिक्योरिटी, इंक्रीज एसएलआर, रिड्यूस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड डिक्रीज द प्रोमोट लेंडिंग। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आरबीआई बोलेगी, देख आरबीआई क्या बोलती है कि तुमने 100 रुपये एक्सेप्ट करा ना, तो एक काम करो, इसका 20% तुम अपने पास रख लो। मतलब पहले तो बेटा 100 रुपये तुमने जमा किया, तो एक तो आरबीआई बोलती है इसका 20% मेरे को दे दो, बचा 80 रुपये। अब फिर से 20 रुपये तुम अपने पास रखो, अपने पास हमेशा रखना है। क्यों सर, कि कल के मान लो कोई बंदा पैसा जमा करके गया, वापस तुमसे पैसा मांगने आएगा, तुम तो बोल दोगे भाई साहब मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो तुम गोल्ड में, कैश में या कोई भी ऐसे सिक्योरिटीज़ में इसके 20% अमाउंट का, अगर कैश है तो 20 रुपये, अगर कैश नहीं है तो 20 रुपये का गोल्ड रखो अपने पास। मतलब उसने अमाउंट का वो एसेट अपने पास रखो। ठीक है, अब तुम में मार्केट में केवल 60 रुपये ही रिलीज़ करने हैं। ठीक है, और समय लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है, आरबीआई को लगता है कि नहीं यार ये ज़्यादा हो गया, मार्केट में पैसा जाना चाहिए, तो ये दोनों की रेट कम कर देगी, मतलब 20 से 10 कर देगी, ये भी 10 कर देगी, तो अब मार्केट में बैंक 80 रुपये लोन के तौर पे दे सकती है। तो डिपेंड करता है, इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। समझ में आया। देखो मेरे से जितना हो पा रहा मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, बट हाँ आई नो ये थोड़ा भारी जाने वाला कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, कंफ्यूज मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। ठीक है ना, ये अभी से मैं बता के चल रहा हूँ। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा मैं समय लेकर के इसको डिस्कस करता हूँ, बट अभी राइट नाउ जितना हो पा रहा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जिससे बच्चों का रिवीजन हो, क्योंकि बच्चे भूलते बहुत जल्दी, और एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछेगा बहुत इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में कहीं से क्वेश्चन आएगा तो बस ये पॉइंट है, इसके अलावा कहीं से उठे तो उठे, नहीं तो ये पॉइंट से तो पक्का उठेगा। ठीक है, चलो। एंड आगे आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, जैसे आरबीआई बाय कर लेता है, सेल करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को, रेगुलेट करता है लिक्विडिटी को, सेलिंग करता है सिक्योरिटी, एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेस मनी मार्केट के अंदर जो रहता है, जिससे क्या हो सके, हम लोग क्या होता है मनी को इंजेक्ट भी कर सकते हैं क्रेडिट बढ़ाने के लिए, और उसको कम भी कर सकते हैं। समझ में आया। आगे बात करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है मैं बताते चल रहा हूँ। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये इंटरेस्ट रेट होता है जो कमर्शियल बैंक बोरो करती है अगर आरबीआई से, मतलब आरबीआई से जब बैंक्स क्या करती है, लोन लेती है। ठीक है ना, बैंक्स जब लोन लेती है, बोरो करती है पैसा, तो जब ये इंटरेस्ट पे करती है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। लेकिन भाई साहब आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ती है और आरबीआई जब बैंक से पैसा लेता है, तो बैंक भी बोलेगा मेरे को भी तो इंटरेस्ट रेट दो रे बाबा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द रेट एट विच द बैंक डिपॉजिट सरप्लस फंड विद द आरबीआई। यहाँ पे जब बैंक क्या करती है, आरबीआई को पैसा देती है, तो उस पर आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट पे करती है बैंक को, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, हायर कहते हैं यहाँ पे लिखा हायर रिवर्स रेपो रेट इनकरेज द बैंक टू डिपॉजिट द एक्सेस फंड विद द आरबीआई रिड्यूसिंग द लेंडिंग। अब सोचो बैंक है, अब देखो इस पे सर इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, मैं बताता हूँ। बैंक है, ये तुम हो, ठीक है, मिस्टर लेट्स से जेड, ठीक है, और ये यहाँ पे आरबीआई है। ठीक है, अब बैंक के पास 100 रुपये हैं। अब सोचो
तुम्हें जब बैंक दे रही है पैसा तो 10% पे दे रही है इंटरेस्ट पे, और कल के मान लो तुम भाग गए, कुछ हो गया तो बैंक का पैसा डूब सकता है। लेकिन वही आरबीआई बोलती है कि अपन भी तुमको 10% देगा, तो बैंक सोचेगी यार ये तो कहीं पैसा लेके जा ही नहीं सकता, चांसेस मेरे डूबने के हो गए 0%, और यहाँ पे तो भाई चांसेस तो रहते हैं डूबने के, तो बैंक आपको छोड़ के आरबीआई के पास चला जाएगा। बिल्कुल वैसा जैसे आपकी स्कूटी से उतर के वो बुलेट पे चली जाती है। ठीक है ना, समझ में आया? नहीं समझे तो छोड़ो, इधर आओ। तो अब क्या हुआ, आरबीआई अब आरबीआई के पास चला जाएगा, जिससे क्या हो गया, अब आपको जो पैसा मिलने वाला था वो तो नहीं मिला, तो आप चले जाओगे गाना गाते हुए, क्या से क्या हो गया बेवफा। ख्याल छोड़ो। तो अब आप चले जाओगे मार्केट में, पैसा आपके पास है नहीं भाई साहब, तो खर्च ज़्यादा कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, जब खर्च ज़्यादा नहीं कर सकते तो फिर मार्केट में ज़्यादा पैसे होंगे नहीं, पैसा होगा नहीं, तो इन्फ्लेशन फिर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आता है दूसरा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट। कई बार बैंक बोलती है कि आप एक सेट मार्जिन कर दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब कि आरबीआई सेट मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर अ लोन अगेन। देखो कई बार क्या होता है ना, जो लोन बैंक देती है तो आपको ना कहीं कुछ चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है, कोलेट्रल रखना पड़ता है। मान लो हमने 1 लाख रुपए का गोल्ड दिया, तो 90% बैंक बोलती है कि इसकी 90% वैल्यू की, यानी 90,000 रुपये हम आपको एज ए लोन के तौर पे दे सकते हैं। तो ये भी आरबीआई मैनेज करती है, बोलती है कि एक काम करो, तुम 90% नहीं दोगे, तुम सिर्फ 70% ही दोगे, मतलब 70,000 ही आपको लोन के तौर पर मिलेगा। तो इससे क्या होता है, कम पैसा लोन मिल रहा है, बट कम पैसा मिल रहा है, कम लोन मिल रहा है, तो इससे भी क्या होता है, हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं इन्फ्लेशन को। दूसरा, क्रेडिट रोटेशन करते हैं। आरबीआई लिमिट कर सकती है अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैंक कैन प्रोवाइड द सर्टेन सेक्टर। मान लो कि क्या होता है कि इस समय एआई का सेक्टर बहुत बूम पे चल रहा है, ठीक है ना, अब एआई लोन मांग रहा है जाके एआई वाली कंपनी बैंक से, अब बैंक दी जा रही है, तो आरबीआई बोलता है नहीं, तुम दिन भर में 100 रुपये अगर तुम किसी को लोन दे रहे हो तो 100 में 30 रुपये से ज़्यादा एआई सेक्टर को नहीं देना है, यानी 30% का कैप लगा दिया गया तुम पे। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट रोटेशन। बोलता है कि तुम दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30% से ज़्यादा इस सेक्टर को नहीं देना, बाकी अलग अलग सेक्टर में दो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में दो, कुछ तुम पर बैंक अलग बिजनेसेस में दो, हेल्थ केयर में दो, तो कुल मिला के दो। एक बहुत अच्छा कोट है, डोंट पुट योर ऑल द एग्स इनटू वन बास्केट। ठीक है ना, सारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा दोगे और वो सेक्टर डूब गया तो बैंक भी डूब जाएगी उसके साथ साथ, क्योंकि बैंक का जो पैसा था वो तो डूब गया ना। तो बैंक जिनसे पैसा लेके रखी है, डिपॉजिट लेके रखी है कस्टमर से, मेरे और आपके जैसे लोगों का, वो पैसा कहाँ से चुका पाएगी, बैंक ही डूब जाएगी, फिर हम भी गए, आप भी गए, पैसा डूब सकता है। ऐसा नहीं है बैंक में पैसा डूबता नहीं है, समझ में आया? तो ये कभी मत सोचना बैंक में पैसा नहीं डूबता। सरकारी और प्राइवेट ऐसा कुछ भी नहीं होता, सरकारी में भी पैसा डूब सकता है, प्राइवेट में भी पैसा डूब सकता है। मैं एक फैक्ट बताऊँ, जो भी पैसा तुम बैंक में जमा करते हो वो 5 लाख रुपए तक का इंश्योर्ड होता है, मतलब 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। अगर तुमने 2.5 लाख रुपया जमा किया हुआ, 4 लाख 5 लाख रुपए तक तुमने पैसा जमा करवाया है, इन केस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लो ये बैंक ही डूब गई तो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, वो पैसा आपको मिल जाएगा। बट अगर आपने 10 लाख 20 लाख जमा करके रखा है तो नहीं मिल सकता, गया ख़त्म। 5 लाख ही तक मिलेगा आपको। लेट से आपने 20 लाख रुपए जमा किया हुआ था और बैंक डूब गया तो आपको बदले में 5 लाख मिलेगा, 15 लाख गया, भूल जाओ, ख़त्म, गया, गुड बाय, एकदम भूल जाओ, सीधे भूल जाओ। सर ये तो गलत है ना, ऐसे कैसे? बेटा यही है, यही तो दुनिया के रीति रिवाज है बेटा, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब नॉर्मल क्लास होता है तो इस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं, बट हाँ एक आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने आपको बता दिया। डिपेंड करता है, ये 5 लाख ऊपर नीचे होता रहता है, तो आप ये कब वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं पता, चीज़ें अप डाउन हो सकती हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं मोरल सिचुएशन। ध्यान देना, आरबीआई परसुएट करती है बैंक को फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस ऑन क्रेडिट कंट्रोल, रेगुलर कम्युनिकेशन से और एडवाइजरी मेजर से। रेगुलर आरबीआई क्या करती है, उनको व्हाट्सएप पे मेल करती रहती है, मेरे बाबू ने ज़्यादा पैसा नहीं ना दिया, लोन में नहीं ना देना चाहिए, बाबू को कंट्रोल करके रखती है आरबीआई, ठीक है ना। ओके, डायरेक्ट एक्शन की बात होती है। इफ़ द बैंक कंप्लाई नहीं करती आरबीआई के रेगुलेशन का तो आरबीआई उनको ऐसी मार लगाएगी, मतलब एक तो पेनल्टी लगा सकती है, उसके बाद उनको लोन देने से मना कर सकती है, ज़रूरत पड़ा तो उनकी बैंकिंग लाइसेंस भी रिवोक कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर एक्शन लिए जा सकते हैं बैंक के खिलाफ। अब बैंक में इतनी हिम्मत होती नहीं कि वो करें, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से बात को मानते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, मैंने डिटेल लेके कवर किया है। आई नो दिस इज़ नॉट दैट मच डिटेल जो मैं रेगुलर क्लास में करता हूँ, बट दिस इज़ वन शॉट और उसके हिसाब से ये काफ़ी डिटेल है। आई थिंक जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं वो 1-2 बार अगर रिवाइंड करके देख ले तो भाई साहब क्या ही मज़ा आ जाएगा, उनको पूछो मत, ठीक है, उनको सब चीज़ समझ में आ जाएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ।
आगे बात करते हैं रोल ऑफ बैंकिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो देश की अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में रोल क्या होता है बैंक का। तो देखो एक कंट्री को कहीं ना कहीं मोबिलाइज करवाती है एक सेविंग, एक बंदे के पास पैसा सेव पड़ा हुआ है तो उस पैसे को लेकर के ऐसे बंदे तक पहुंचाने में मदद करती है जिसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है ना। क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, फैसिलिटेट करती है ट्रेड को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ बैंक टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर, अब देखो कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूशन है बैंक के द्वारा। जैसे ये मोबिलाइज करती है सेविंग को, अभी बताया, क्रेडिट देती है लोगों को, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में काम करती है, फैसिलिटेट करती है ट्रेड एंड कॉमर्स को। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो मैं फटाफट से अब यहाँ पे आगे बढ़ूँगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती है। सर कैसे? बिजनेस को जब लोन देगी तो बिजनेस नए नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा, लोगों को जॉब देगा ना, तो जिससे लोगों को जॉब मिलेगी, उनको सैलरी बढ़ेगा, तो देश में कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, पॉवर्टी कम होगी। बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जो मनी का है सर्कुलर फ्लो हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आती है। जो बैंक्स फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होता है, जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, पावर प्लांट लगाना, टेलीकम्युनिकेशन लगाना, ये सारे होता है। प्रमोट करवाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब बैंक क्या करती है, सर्विस देती है रूरल बैंक में, अनप्रिविलेज्ड एरिया में, वहाँ पे भी बैंक खुलती है, ठीक है। वहाँ पे भी क्रेडिट फैसिलिटी पहुँचती है। पहले ज़माने पता था जो मनी लेंडर्स होते थे वो पैसा देते थे और उल्टे पुल्टे ब्याज दर पे पैसा देते थे, जिससे लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जो ज़मींदारी के चक्कर में अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारी ज़मीन हथिया लेंगे, ये सब प्रॉब्लम्स होते थे, तो वो सब प्रॉब्लम भी दूर हुए हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, मॉनेटरी बोलते हैं ना, रेगुलेट करता है क्रेडिट को, कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, आरबीआई आपको पता है, ये इंप्लीमेंट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। बैंक हेल्प करता है मेंटेन करने में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में मदद करता है, ओके। इनकरेज करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को, ओके। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होता है बैंक अकाउंट खोलने का। तो एक तो सेफ्टी हो जाती है, आपका पैसा सेव होता है, ठीक है। इंटरेस्ट अर्निंग होती है, सर इंटरेस्ट भी मिलता है, मज़ा आता है। इजी फंड ट्रांसफ़र होता है, आप NEFT, RTGS, IMPS, UPI के थ्रू आसानी से पैसे किसी को भी तुरंत रियल टाइम में ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक्सेस कर सकते हो लोन टू क्रेडिट, आप लोन ले सकते हो बैंक से। इनकरेज करता है सेविंग हैबिट को, आपको पैसा बचाने का आदत को आपके अंदर डेवलप करता है। कन्वीनियंट बिल पेमेंट, जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना पड़ता है, मैं ऑनलाइन ही पे कर देता हूँ। EMI वगैरह पे करने में आपको तुरंत हेल्प करता ही है। ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड को आपके रिकॉर्ड करके रखता है, कुछ भी होता है जो भी आप इनकम करते हो, एक्सपेंस करते हो, वो आपके कहीं ना कहीं आपके बैंक में वो रिकॉर्ड हो जाता है, बैंक अकाउंट में। सिक्योर करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो पैसा आप किसी को पे करते हो तो काफ़ी सिक्योर तरीके से पे कर पाते हो। ये फैसिलिटेट करता है आपको स्टॉक्स बाय करने हैं तो, बॉन्ड्स बाय करने हैं तो, या फिर कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अलग अलग कॉमोडिटीज़ हो जाते हैं उसमें बाय करना चाहते हो, आप डिवेंचर्स बाय करना चाहते हो, एनीथिंग इफ़ यू वांट टू बाय, वो हेल्प करता है। एक्सेस करता है गवर्नमेंट बेनिफिट, जैसे कोई सब्सिडी आपको मिलना है तो आपके अकाउंट में मिलता है, पेंशन आपके अकाउंट में ही आता है, गवर्नमेंट वेलफेयर की स्कीम अगर चल रही है तो वो सारे भी आपको मिलते हैं। आगे बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बेसिकली इंटरनेट बैंकिंग का मतलब ऑनलाइन बैंकिंग। आज के समय में हर एक बच्चा ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहा है। आप फ़ोन रिचार्ज करवाते हो, पहले ज़माने में क्या होता था, हर एक गली नाके पे साइबर कैफ़े वाले भैया होते थे या फ़ोन रिचार्ज करने वाले भैया होते थे जो पैसे लेकर के फ़ोन रिचार्ज किया करते थे। लेकिन आज के समय में अमेज़ॉन पे, फ़ोन पे, न जाने कितने पे, जी पे, सब में हम लोग बैठ के फ़ोन रिचार्ज कर लेते हैं। इवन जियो की खुद की ऐप होती है उसके थ्रू पे आप रिचार्ज कर लेते हो, एयरटेल थैंक्स ऐप में कर लेते हो। मतलब आप 99% आज के समय में जो पेमेंट रिचार्ज होने लगी हैं खुद ही लोग कर लेते हैं ऑनलाइन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है ना। आप UPI पेमेंट करते हो, गोलगप्पा खाते हो, गोलगप्पे वाले को भैया को पेमेंट करते हो तो वो हो जाता है। पहले ज़माने में फिजिकली ब्रांच जाना पड़ता था बैंक के, वहाँ पे सारी चीज़ें होती थी। आज के समय देखो अप्लाई, लोन के लिए अप्लाई करने से लेके, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से लेके, किसी का बिल पेमेंट करना है, EMI पेमेंट करना है, पैसे ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस चेक करना है, वो सारे कर सकते हो घर बैठे आप, ठीक है। आजकल तो व्हाट्सएप बैंकिंग भी आ गई है। मैं खुद व्हाट्सएप बैंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था बट मैं आज के समय व्हाट्सएप बैंकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सिक्योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आपके जो लॉगिन पासवर्ड वगैरह होता है काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड होता है। कन्वीनियंट और टाइम सेविंग होता है, ओके। मुझे नहीं पता मैंने पासबुक अपना प्रिंट कब करवाया था आखिरी समय, ठीक है ना। मैं उसके मतलब ऐसा है कि 2018-19 से मैंने SBI योनो यूज़ करना स्टार्ट किया। मैं SBI का अकाउंट होल्डर हूँ, हाँ भाई साहब, वही लंच ब्रेक वाला बैंक, ठीक है। आई डोंट नो वाई बट मैंने उसमें अकाउंट खुलवाया उड़ती चीज़ लेने का शौक़ था। पापा ने मना किया था कि मत खुलवा, बेकार बैंक है। मैंने बोला कि अब इसमें ही खुलवाऊँगा। तब से मेरे को उतना भी बेकार एक्सपीरियंस नहीं मिला है बट ठीक है, जो भी है।
तो ये जो फाइनली मैंने एसबीआई का जो नेट बैंकिंग में यूज़ करता हूँ, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने ऑफलाइन ब्रांच का विज़िट किया था लास्ट टाइम एक्चुअली में, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मेरे घर पे ही बैठे हो जाता है, मतलब फ़ोन से ही कर लेता हूँ मैं। तो कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा को बेटा, एक तो एनएफटी होता है, ऑनलाइन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद आरटीजीएस होता है, इसको पढ़ लेना, बहुत खास चीज़ नहीं है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ठीक है ना। जनरली 2 लाख से ज़्यादा जब अमाउंट करना होता है, देखो आप यूपीआई से 2 लाख तक ही पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना, उसके ऊपर आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस वगैरह आते हैं, ठीक है ना, जो 24/7 चलते हैं। आगे बात करते हैं यूपीआई। यूपीआई शॉर्ट छोटे बहुत पेमेंट के लिए आता है, क्यूआर कोड करने से, पता है ना, यूपीआई तो सबको पता है यार, ऑब्वियस सी बात है। फिर मोबाइल वॉलेट भी आता है, जैसे पेटीएम का वॉलेट वगैरह होता है, फ़ोनपे, गूगल पे का वॉलेट वगैरह आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग का। इंटरनेट बैंकिंग का भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्ली। इंटरनेट बैंकिंग की मतलब जैसे कि मान लो एसबीआई है, अरे कहाँ क्या हो गया, अच्छा देखो एसबीआई की अगर मैं जाऊँ तो नेट बैंकिंग अगर खोलता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करके भी अपना सब कुछ अपना सारी चीज़ें कर सकता हूँ। देखो पर्सनल नेट बैंकिंग आ गया ना, तो यहाँ पे जाऊँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, मेरे को यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होगा, क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करूँगा तो मेरे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि मेरा पासबुक कहाँ है, हर एक चीज़ डिटेल जो होगा मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसी को बोलते हैं नेट बैंकिंग। समझ में आ रहा है। फिर आता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको पता होगा, आपके पास होगा या मम्मी पापा के पास होगा तो देख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है, वही ई बैंकिंग आ जाता है, सेम चीज़ होता है, जहाँ पे एटीएम का हम लोग एटीएम का यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, 24/7 कैश मिल जाती है, हमेशा बैलेंस चेक कर सकते हो, आप पैसे ले सकते हो। लेकिन समटाइम्स क्या हो सकता है, प्रोवाइड इसका मेरिट क्या होता है, हमेशा आपको कैश मिल जाता है, डिपेंडेंसी है, बार बार बैंक के ब्रांचेस आपको विजिट नहीं करने पड़ते हैं, काफ़ी आसान होता है, कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन लिमिटेड कैश निकाल सकते हो, रिस्क हो सकता है आपके साथ, फ्रॉड वगैरह हो सकता है, पिन वगैरह गायब हो गया तो दिक्कत होगा, ठीक है। कई बार एटीएम के अंदर देखो कैश नहीं मिलता है, एटीएम आउट ऑफ सर्विस होती है, सर्वर डाउन होता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड वो कार्ड होता है बेटा जो बेसिकली लोन आप लेते हो, पहले पैसा खर्च करते हो, फिर आप पेमेंट करते हो, और बदले में पेमेंट करने के साथ उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हो, ठीक है। बाय नाउ पे लेटर वाला काम होता है। क्रेडिट लिमिट आपको मिलती है डिपेंड अपॉन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद कैशबैक्स वगैरह भी इस पर मिलते हैं। ये हेल्प करता है आपको इमरजेंसी एक्सपेंसेस खर्च करने में। मान लो कि अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है बट आप खर्च करना चाहते हो, आपको पैसे की खर्च है, तो आप खर्च कर दो, बाद में इसको पैसा चुका दो, सिंपल सी बात है। ये प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, एक्सेप्ट वर्ल्ड वाइड फॉर अ ट्रांजेक्शन, आप इंडिया के बाहर भी जाके इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे हाई, लेकिन डीमेरिट क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लगता है। ओवर स्पेंडिंग, आप कई बार क्या होता है, पैसा आपके पास बेमतलब का खर्च करने को मिलता है, तो आप लगता है कि यार ठीक है यार मेरे पास ऑप्शन तो है, खर्च कर सकता हूँ, पैसा मेरे पास नहीं है तो क्या बाद में चुका दूंगा, इस चक्कर में आप ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हो, जो कि दिक्कत होता है, आप कर्ज में डूब सकते हो, पॉसिबल फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस आपके पास रहते हैं। वहीं डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो ये आपके पैसा आपके अकाउंट में जितना रहता है उसको निकालने में हेल्प करता है। ये क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पहले खर्चो फिर पे करो, इसमें क्या है, आप उतना ही खर्च सकते हो जो आपके अकाउंट में है, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये सब बाकी चीज़ें वही होती है, पिन वगैरह डालो। डेबिट कार्ड क्या होता है, बेसिकली एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, इस चीज़ को याद रखना। एटीएम कार्ड इज इक्वल टू डेबिट कार्ड, कभी भी दोनों अलग नहीं होते हैं, तो इस चीज़ को लेकर कभी भी कंफ्यूज मत करना। बाकी बेसिक चीज़ें हैं, खुद पढ़ लोगे हो जाएगा, ओके। आगे बात करते हैं प्रिकॉशन। जब हम ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह करते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं बेटा, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको रखना पड़ता है। जैसे कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो जरूर देखना वहाँ पे HTTPS कॉलम / होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे HTTPS सिंगल कॉलम है, या फिर HTTP केवल लिखा है डबल कॉलम, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इवन तुम देखोगे वेदत की भी वेबसाइट दिखाओ, सिक्योर वेबसाइट की यही पहचान होती है, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर वेदत की वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे, तो वेदत की वेबसाइट में भी अगर मैं यहाँ पे देखोगे ना तो HTTPS लिखा रहेगा। कहाँ गया, यहाँ पे कैसे दिखता है ये, रुको, वेदत, ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये देखो HTTPS यहाँ पे दिख रहा है, तुम लोग को छोटा सा दिख रहा होगा। यहाँ कहाँ गया, यस, यहाँ पे कुछ साइड का बैक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा HTTPS www.vedat.com, समझ में आ रहा है। तो ये दिखाता है कि भाई ये मतलब सिक्योर वेबसाइट है। HTTPS एक सिक्योरिटी का एक कह सकते सिंबल है। हाउएवर इसके टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है।
फिर ये कार्ड डिटेल आपको हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। आपको अपना कभी भी सीवीवी, पिन, ओटीपी वगैरह वगैरह किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। फ़ोन कॉल वगैरह पे स्कैम हो सकते हैं, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन अलर्ट आपके लिए इनेबल करता है। जब भी आप पेमेंट करते हो, आपके अकाउंट से पैसा कटता है तो आपको एक मैसेज आ जाता है, ठीक है। हमेशा आपको ये ओपन इनेबल करके रखना चाहिए। फिर स्पेंडिंग लिमिट भी आपको सेट करके रखना चाहिए डेबिट कार्ड पे। ऐप के जो आपके बैंक की जो ऐप होती है उसके अंदर आप लिमिट डाल सकते हो कि एक बार में मेरे अकाउंट से 10,000 से ज़्यादा ना कटे। जिससे आपके अकाउंट में मान लो 4 लाख 5 लाख पैसे हैं, तो कोई स्कैमर आपके साथ स्कैम भी करेगा तो 10,000 5,000 ही आपको अकाउंट से कटेगा, पूरा नहीं काट सकते एक बार में वो पैसा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, थोड़ी सी पूरी पैसा आपका वेस्ट नहीं होगा, बल्कि थोड़ा बहुत पैसा वेस्ट होगा। वहीं पे आप कुछ भी बोलते हैं ना, खुद को बचाने के लिए आप जो भी रिक्वायर्ड मेजर्स है वो आप ले पाओगे। आगे बात करते हैं, रेगुलरली चेक कीजिए अपने स्टेटमेंट्स को। अवॉइड कीजिए वाईफाई यूज़ करना, पब्लिक वाईफाई यूज़ करना। अगेन आपकी पर्सनल वाईफाई है घर में तो वो यूज़ कर सकते हो, बाकी पब्लिक वाईफाई मत यूज़ कीजिए, ओके। जैसे रोड में रेलवे स्टेशन वगैरह पे होती है वो सब मत यूज़ करना, वहाँ पे हैकर आपके जो डिटेल्स उसको चोरी कर सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग पिन यूज़ कीजिए, 1 2 3 4 वाला ही पिन, या फिर अपने क्रश का नाम, ये सब फालतू चीज़ें मत यूज़ करो। बर्थडे डेट मत यूज़ करो, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा यूज़ करो, ठीक है। बी अवेयर स्कीमिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। जैसे एटीएम, पीओएस मशीन जो होते हैं वहाँ पे संभल के यूज़ करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना एटीएम कार्ड डालते हैं एटीएम में, वहाँ पे कुछ चोर लोग जो होते हैं वो पहले से कुछ ना कुछ डिवाइस लगा के रखते हैं, जिससे वो एटीएम कार्ड नंबर, उसका सीवीवी और आपका ओटीपी, आपका जो पासवर्ड होता है वन टाइम पासवर्ड, वो आप जो डालते हो वन टाइम पासवर्ड या फिर यूँ बोलो पिन होता है जो एटीएम का, वो सारे कैप्चर कर लेते हैं, तो दिक्कत होता है। फिर पीओएस मशीन में भी आपको स्वाइप करने से थोड़ा समझना चाहिए। पीओएस मशीन क्या होता है मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, देख लो। पीओएस मशीन आपने देखा होगा, स्वाइप वगैरह करते हैं अपन तो वहाँ पे देखते हैं, इस टाइप का पीओएस मशीन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कार्ड डाल के यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। इनेबल आप हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं, ओटीपी वाला, इसको हमेशा इनेबल करके रखिए। कुछ भी गड़बड़ होता है, रिपोर्ट होता है, अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है, स्टोलन होता है, तुरंत आप बैंक को रिपोर्ट कीजिए, जिससे उसको तुरंत ब्लॉक किया जा सके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। एक प्रीपेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लोग बिहाफ ऑफ अ कस्टमर बैंक निकालती है थर्ड पार्टी के लिए। मान लो कि मैं हूँ, ठीक है, ओके, मेरे पास लेट से 10 लाख रुपए मुझे कॉलेज में जमा करना है, और ये मेरा कॉलेज है। अभी कॉलेज कहाँ पे है, दिल्ली में है। मैं कहाँ पे हूँ, मैं अपने लोकल हाउस में हूँ, लोकल टाउन सिटी में हूँ, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एसबीआई है। अब मुझे पता है कि 10 लाख में अगर ट्रेन से लेके गया तो शायद ना पहुँच पाऊँ कभी, क्योंकि वो तो भाई इंडिया कितना सेफ है सबको पता है। तो मैं बैंक के पास जाऊँगा, बोलूँगा एक काम करो, एक बैंक ड्राफ्ट रेडी करो, तुम मुझसे 10 लाख ले लो, मुझे एक ड्राफ्ट रेडी करके दो, और मैं इस यूनिवर्सिटी को दे दूँगा, तुम उसे पेमेंट कर देना, ठीक है ना। बदले में एसबीआई जो फीस ले लेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। बैंक गारंटी करता है पेमेंट, इंश्योरिंग दैट अमाउंट अवेलेबल विल ऑनर्ड व्हेन प्रेजेंट। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग द सिक्योर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। जब करोड़ों की ट्रांजेक्शन होती है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है, उसके लिए होता है, जैसे 10 लाख 10 करोड़ ऐसा, ठीक है। आगे बात करते हैं बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। इसमें इशू बैंक करती है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है, पहले ही आपको पहले पे कर देना पड़ता है बैंक को। फिर पे स्पेसिफिक होता है, कैन नॉट बाउंस, ही कभी बाउंस नहीं हो सकता क्योंकि पेमेंट आप पहले ही कर चुके हो। यूज़ फॉर अ लार्ज ट्रांजेक्शन, बड़े ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे एजुकेशन फीस हो गई, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसके लिए। फिर सेफर दैन चेक, चेक से काफ़ी ज़्यादा सेफ होता है। और नॉन ट्रांसफरेबल होता है, मतलब जिसके नाम पे बना उसके नाम को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को अगर रोड पर गिर गया ये ड्राफ्ट तो कोई भी जाके बैंक से इनकैश करवा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। अब देखो, ये फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, वो तरीका, वो एक्टिविटीज़ जो आपको ठगने के लिए, आपको लूटने के लिए, आपके पैसे को गलत तरीके से आपसे छीनने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब मैंने आपका आधार डिटेल्स वगैरह ले करके आपके अकाउंट से पैसा निकाले, या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स आपसे ले लिया, मतलब कैसे भी चुरा लिया आपका, फिर उससे मैं आपसे आपके अकाउंट के पैसा ले लेता हूँ। ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड कर देता हूँ, किसी लिंक को आपके भेज दिया, या ईमेल पे कोई लिंक भेज दिया, या आपको कॉल करके आपसे ठगी कर ली। या पॉन्जी स्कीम होता है, कई बार आपको ऐसे मतलब ख्वाब दिखाया जाता है रातों रात करोड़पति बन जाओ, ये वो फालतू चीज़ें, और फिर उससे मैं लूट लेता हूँ आपको। इंश्योरेंस फ्रॉड होता है, मैंने आपको इंश्योरेंस बेचने के बहाने आपके पैसे ले लिया अकाउंट से। मनी लॉन्ड्रिंग आपसे किया जाता है, मतलब कि ब्लैक मनी वगैरह थोड़ा आगे पीछे कर दिया, वैसा वाला। लोन फ्रॉड होता है, आपको लोन देने के बहाने आपसे आपके डॉक्यूमेंट ले लिए और आपको फिर लोन भी नहीं दिया, फिर आपके अकाउंट से पैसा उठा लिया। कॉर्पोरेट फ्रॉड भी देखने को मिलते हैं, जो मैनिपुलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। चेक फ्रॉड होता है, जहाँ पे आपको क्या गलत नकली चेक वगैरह आपके नाम
नाम का बिल्कुल ओरिजिनल जैसा चेक इशू करके आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। टैक्स इवेजन, जहाँ पे टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करने से रोका नहीं दिया जाता, मतलब प्रॉफिट कम दिखाते हैं अपना फाइनेंशियल डिटेल से, जिससे कम चेक हम लोग को टैक्स पे करना पड़े। तो ये सब क्या होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड प्रैक्टिसेस के अंदर में आते हैं। आगे आता है हमारा कैसे इससे बचा जाए। तो हमेशा वेरीफाई करें अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह लगा के रखें, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखें। पुशिंग ईमेल्स, फेक कॉल्स वगैरह से थोड़ा बच के रहें। रेगुलरली मॉनिटर करें बैंक स्टेटमेंट को, लीगल कंप्लाइंसेस प्रॉपर्ली करें और फ्रॉडलेंट डील से दूर रहें, और थोड़े अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि बस कहीं भी फंस जाएं, ठीक है। तो आज का चैप्टर इतना रहा, थोड़ा बड़ा चैप्टर था, आई नो, समझाने में भी मेरे को समय लगा, बट ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है पूरी सब्जेक्ट का आपका, और आखिरी चैप्टर इस पूरी सब्जेक्ट का होने वाला है, वो है स्टार्विंग फॉर अ बेटर एनवायरनमेंट। दैट्स इट। उसके बाद आपका कॉमर्शियल स्टडी वन शॉट पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। और पूरी सीरीज़ जो बच्चा फॉलो कर रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना यार कि कैसा लगा आपको ये सीरीज़, और अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना। कोई भी कमी लगी होगी तो मैं फिर से उस पर्टिकुलर चैप्टर को फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा आगे चल के। हावेवर मेरे को लगता है जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतना मैंने दिया है। और जो भी बच्चा मेरे रेगुलर है, प्लीज़ कमेंट करके तुम भी बताओ। अच्छा लगेगा मुझे कि जब मेरे खुद के बच्चे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और तुम, या फिर तुम किस सिटी से हो, राइट, मुझे बताओ। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं कि मैं इस सिटी से हूँ, पढ़ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पूरे पैन इंडिया से मुझे बच्चे पढ़ते हैं मेरे से। आपकी एक पॉजिटिव फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, राइट। और weather.com पे देखो, तुम कब मुझे वीडियो देख रहे हो मुझे नहीं पता। तुम 26 में देख रहे हो, 2026 में देख रहे हो, 27 में देख रहे हो, 28 में देख रहे हो, आई रियली डोंट नो। तुम एक बार weather.com पे ज़रूर विजिट करना फ्यूचर में बेटा, और जाके देखना। अगर तुम्हारे लिए कोई बैच चल रही हो तो प्लीज़ जाकर के उसे ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम मुझसे डिटेल में पढ़ सकते हो, राइट। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।